Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. Today is 3rd January 2024 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ current affairs topics लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examinations. So be with me till the last of this session. Recently अरविंद पनगरिया जो नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं फ्रॉम 2015 टू 2017, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. Arvind Panagiria served as the chairman of Niti Aayog, actually vice chairman of the Niti Aayog, a premier policy institution. आप सबको पता है कि पहले जो योजना आयोग था उसे रिप्लेस कर नीति आयोग लाया गया था 2015 में, और वो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के. तो नरेंद्र मोदी ने इनके बारे में कहा भी था एक बार कि ही इज़ अ गुड फ्रेंड एंड ग्रेट इकोनॉमिस्ट. सो 2015 से 17 का इनका कार्यकाल रहा था, लेकिन नीति आयोग का जो इनिशियल जो स्टेज था वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था. इसके अलावा उन्होंने 2017 में इंडिया की तरफ से G20 में रिप्रेजेंटेशन किया था, इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेशन किया था, ऑल्दो ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन. ओके. और इसके अलावा एक और बात आपको पता रहना चाहिए कि यूएनओ के बहुत सारे इकोनॉमिक बॉडीज़ में इन्होंने काम किया है, बहुत ही परफेक्ट वर्क किया है. एडीबी में उन्होंने एडीबी में 2012 में उनका जो काम था एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट, इसके लिए उन्हें इंडिया की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था 2012 में. सो उनके पास एक डाइवर्स एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है इकोनॉमिक मैटर्स में, और इसी कारण उन्हें फिनेंस कमीशन का हेड भी बनाया गया है. बात करें 16th फिनेंस कमीशन के वर्क टेन्योर की, तो ये 2023 के 31 दिसंबर में इसे अपॉइंट कर दिया गया था, तो 23 से ही इसका काम शुरू माना जाएगा और इसे 31 अक्टूबर 2025 तक अपना रिपोर्ट सबमिट करना है. और इस फिनेंस कमीशन के सेक्रेटरी हैं आईएएस ऋत्विक रंजनम पांडे. ओके, ऋत्विक रंजनम पांडे. सो ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ 16th फिनेंस कमीशन. अब आइए बात करते हैं कि फिनेंस कमीशन इन इंडिया होता क्या है. फिनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. हर 5 साल पर इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, या फिर कभी ऐसा लगे कि नहीं ये नेसेसरी है इसे कॉन्स्टिट्यूट करना, तो भी इसे किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट. तो इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफिस से आता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिनेंस कमीशन इज टू एड्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे वो टैक्सेस हो, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, ऑब्वियसली वो टैक्स से ही बनता है. तो उसमें सेंटर का क्या शेयर होगा और स्टेट्स का क्या शेयर होगा, इसे डिटरमाइन करने के लिए ही ये फिनेंस कमीशन बनाई जाती है. तो फंक्शन क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन लगभग एक ही बात है इसमें. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और वो जो प्रिंसिपल्स जिसके आधार पर सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी फंड का बंटवारा होगा, वो प्रिंसिपल्स का भी लेआउट इसी के द्वारा किया जाता है. इसके अलावा द कमीशन ऑल्सो इवेल्युएट्स द इम्पैक्ट ऑफ सेंटर्स डेट ऑन द फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स. तो सेंटर का जो भी डेट है, सेंटर ने जितना भी कर्ज लिया है, उसका क्या असर पड़ने वाला है स्टेट्स पर, फिजिकल ऑटोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले समय में, ये इवैल्यूएशन करना भी इसी कमीशन का काम है. कंपोजिशन की बात करें, द फिनेंस कमीशन कंप्राइजेज ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स. और 4 अदर मेंबर्स जो जिनके पास डाइवर्स एक्सपर्टाइज है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, फिनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन सब फील्ड से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लोग इसमें आते हैं, तो वो मेंबर होते हैं जिनको एक चेयरमैन लीड करता है, और ये फिनेंस कमीशन इस तरह से काम करता है. नाउ लेट्स हैव अ रिकैप ओवर 15th फिनेंस कमीशन इन इंडिया. आप सबको पता है कि हर 5 वर्षों पर फिनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, और ये फिनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है उस रिकमेंडेशन को लागू किया जाता है आने वाले 5 वर्षों के लिए. तो ये जो भी रिकमेंडेशन होता है, जनरली ये रिकमेंडेशन इस बात पर होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें जो भी टैक्स जमा हुए हैं उसमें से सेंटर का कितना शेयर होगा और स्टेट का कितना शेयर होगा. एक बार जो भी वो रिकमेंडेशन दे देगा, आने वाले 5 वर्षों तक उसी के अकॉर्डिंग काम होता है देश में. तो नवंबर 2017 में जो 15th फिनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसका काम था 2020 के फिजिकल ईयर शुरू होने से पहले अपना रिकमेंडेशन दे देना. तो इन्होंने फरवरी 2020 में अपना रिकमेंडेशन सबमिट कर दिया था. साथ साथ वहाँ पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उसने सबमिट किया था इस 15th फिनेंस कमीशन ने. और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो स्टेट का शेयर था उसको घटाया गया था. जनरली आप देखेंगे कि जो फिनेंस कमीशन है, जैसे 11th फिनेंस कमीशन, यहाँ 29.5% शेयर रखा गया था स्टेट्स के लिए,
और जो रेस्ट बच रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था। 30.5 ये फिर परसेंटेज बढ़ा दिया गया 12th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। 13th फाइनेंस कमीशन ने उसे 32 कर दिया। 14th फाइनेंस कमीशन ने उसे 42 कर दिया। 15th फाइनेंस कमीशन दैट मीन्स ये जो हाल ही का रहा, उसने एक घटा दिया, यानी कि 42 से 41% कर दिया था स्टेट्स के लिए। 1% उल्टे घटा ही दिया गया। एट द सेम टाइम वो जो 1% था, वो जो 1% घटा कर लाया गया था, इस 1% को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए फिक्स कर दिया गया था। सो दिस वाज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग थिंग। आपको पता रहना चाहिए कि एक ही ऐसा फिनेंस कमीशन है रिसेंटली, पिछले 5-6 की अगर बात करें, जिसमें कि स्टेट और सेंटर के शेयर में शेयर स्टेट के शेयर को घटाया गया था, जनरली बढ़ाया ही गया है। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन ने एक नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बनाने की वकालत की थी। सो ये एक अलग ही टॉपिक है। और आपको जानना होगा कि जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स यूज हुआ था या पॉपुलेशन डाटा यूज हुआ था इसमें, वो 2011 के पॉपुलेशन डाटा का यूज किया गया था। चाहे वो फॉरेस्ट कवर की बात हो, इनकम डिस्टेंस की बात हो, टैक्स इफर्ट की बात हो, जो भी लिया गया था वो सब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस सब कुछ 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही यूज किया गया था। अब मज़े की बात यह है कि ये जो फिनेंस कमीशन अभी बनने वाला है, 16th फाइनेंस कमीशन, ये पता नहीं कौन सा पॉपुलेशन एस्टिमेट्स लेता है, पॉपुलेशन डाटा लेता है, बिकॉज 2021 का पॉपुलेशन तो अभी तक सेंसस नहीं हो पाया है। ओके, अब अगर बात करें हम थोड़ा सा इसमें, तो 2011 का जो पॉपुलेशन था, उसको अगर ठीक से देखा जाए तो जो सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है उसमें कुछ डिक्रीज आया था। और डिक्रीज आने के कारण उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ था, बिकॉज जो भी सदर्न स्टेट्स थे उनके शेयर डिक्रीज हो गए थे, उनके शेयर है फॉलन। कर्नाटका सबसे ज़्यादा इसमें लूज किया था, सिर्फ तमिलनाडु था जिसका शेयर बढ़ा था। इसके अलावा जो भी सदर्न स्टेट है उनके पॉपुलेशन कम हो जाने के कारण उनको जो शेयर था वो बहुत ही कम मिला था। और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसके कारण जो शेयर था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सबसे ज़्यादा शेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो हुआ था शेयर में वो यूपी और बिहार के ही स्टेट्स का हुआ था। तो गेटिंग लार्जर शेयर्स while smaller states with lower fertility rates have lost out। तो एक तरह से उन स्टेट्स ने कहा भी था कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल पर अपना कुछ जो भी इनिशिएटिव लिया, तो क्या ये इसकी सज़ा मिली है कि शेयर अब कम होके मिल रहा है। तो इस पर बहुत विवाद भी हुआ था। तो बाद में फिर कुछ क्राइटेरियन फॉर डेमोग्राफिक इफ़र्ट भी लाया गया था। उस क्राइटेरियन में जो स्टेट अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा मेजर्स लिए हैं उनको कुछ वेट दिया गया था, कुछ वेटेज दिया गया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे उनको क्या प्रॉफिट हुआ, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इनकम डिस्टेंस क्राइटेरियन को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन में, तो वो भी एक अलग ही टॉपिक है। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई भी स्टेट, और जो भी पुअर स्टेट है या फिर मीडियम स्टेट है, तो मीडियम स्टेट के लोगों का पर कैपिटा इनकम और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट है उसके पर कैपिटा इनकम के बीच में जो भी डिस्टेंस होता था, उसे इनकम डिस्टेंस क्राइटेरियन का नाम दिया गया था। सो दिस वाज द टॉपिक। मुझे लगता है कि जो एक प्रॉपर रिवीजन होना था इस टॉपिक से रिलेटेड वो हो चुका है आपका। Recently, the government has mandated the use of Aadhaar based payment system ABPS for the disbursement of wages under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act scheme। तो ये जो मनरेगा स्कीम है जिसमें 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है, जिसमें 15 दिन के अंदर पेमेंट की जाती है, वेज जेंडर पैरिटी, वर्क विद इन 5 किलोमीटर, डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस एप्लीकेबल टू ऑल डिस्ट्रिक्ट, 1/3 ऑफ जॉब्स रिजर्व फॉर वीमेन। और ये पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका भी सिद्ध हुआ है। तो ये है फीचर्स मनरेगा का। इसमें जो भी वर्कर्स काम करते हैं अब तक में उन्हें, यानी कि जनवरी 2023 से पहले उन्हें कैश में अक्सर पैसा दिया जाता था, लेकिन जनवरी 30 2023 के बाद ऐसा सिस्टम लाया गया, उनको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा पेमेंट किया जाए। दैट मीन्स कि उनका जो आधार नंबर है उससे कोई बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ रहेगा और उससे ही आपका, यानी कि उस मजदूर का जॉब कार्ड भी जोड़ा जाएगा, और जो भी वो काम करेगा काम का डिटेल उसके डिजिटल जॉब कार्ड पर जाएगा। उससे फिर उसके आधार से रिलेटेड बैंक में
उसका जो भी लेबर चार्ज होगा, उसका जो भी दिन भर की वेजेज होगी, वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम लाया जाता है जनवरी 2023 में। लेकिन याद रखना, अभी ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, अभी ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, यानी कि जो लेबर एबीपीएस में सब्सक्राइब कर पा रहे थे, एबीपीएस में अपना इस सिस्टम को लिंक कर पा रहे थे, ठीक है, उनको उनके खाते में डायरेक्ट आधार लिंक अकाउंट के हिसाब से पैसे डिसबर्स कर दिए जा रहे थे। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें काम के बाद कैश में पैसे मिल जाते थे, कुछ दिनों के बाद, 15 डेज के बाद, या फिर शायद कभी कभी ज़्यादा भी दिन लग जाते थे, तो उन्हें पैसे मिल जाते थे। ऑन 31 दिसंबर 2023 गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि जिस भी लेबर के पास एबीपीएस लिंक्ड अकाउंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, उसी को पेमेंट जाएगा। अदरवाइज जो कैश में दिया जाता था, वो कैश में देने की सिस्टम अब खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें कुछ लिबरेशंस स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। और एक बात आपको बता दूं कि ये सडन नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पांचवी बार डेडलाइन इसमें फेल हुआ है। ओके, फिफ्थ प्रोलॉन्गेशन के बाद इसे लाया गया है। तो 5 बार डेडलाइन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने यहाँ के जितने भी लेबर्स हैं, उनका एबीपीएस को पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, परफेक्ट कीजिए, ताकि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा सके। इसका नीड क्या है? तो इसका नीड है कि टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, वेज डिस्बर्समेंट एकदम क्लियर हो सके, स्ट्रीमलाइंड हो, जैसे ही वहाँ सेंट्रल लेवल पर पैसे डाले जाएं, सीधे आ जाए एकदम लेबर के अकाउंट में। तो कहीं भी बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो, कोई उन्हें सताए नहीं। अक्सर ऐसा होता था कि पैसे जो अपर किसी लेयर में आकर के अटका हुआ है, किसी के पास, जिन्हें की जिम्मेदारी है लेबर को पैसे देने की, वो लेबर को दौड़ा रहा है, फाइनली लेबर मजबूर होकर कहता था कि ठीक है, हमें 50% ही दे दो। तो इस तरह की बातें अक्सर सामने आती थी, अक्सर ऐसे शिकायतें दर्ज की जाती थी बहुत जगहों से। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी का आना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा पेमेंट एंड मिनिमाइज रिजेक्शंस, तो रिजेक्शन मिनिमाइज करने के लिए जो भी लेबर काम किया है, जो भी लेबर काम खोजे, उसे तुरंत मिल जाए, उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा इशू जो इसमें आ रहा है वो है इन एलिजिबिलिटी का इशू। ये जो एबीपीएस सिस्टम है, ये तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड और उसका बैंक अकाउंट, तीनों का डिटेल आपस में सेम हो और तीनों को लिंक कर दिया जाए आपस में एक दूसरे से, तो ही उसका ये एबीपीएस सिस्टम स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन अगर आप इनएलिजिबिलिटी स्टेटस को देखें, स्टैटिस्टिक्स को देखें, जो कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के एक डाटा से मिलता है, तो वहाँ ये पता चलता है कि एज ऑफ December 27, 34.8% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स रिमेन इन एलिजिबल फॉर एबीपीएस। तो ये टोटल जॉब कार्ड होल्डर्स की बात हो रही है। उसमें से अगर एक्टिव की बात करें, एक्टिव उसे कहा जाता है जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कम से कम एक दिन भी अगर मनरेगा के अंतर्गत काम किया है कहीं पर भी, तो उसे एक्टिव कहा जाता है। तो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स में से भी देखिएगा तो 25 करोड़ ऐसे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, एक्टिव हैं। उसमें से 12.7 करोड़ ऐसे हैं जो कि स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर एबीपीएस। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ जिम्मेदार होता है। इसमें से जो अधिकांश लोग होते हैं जो मनरेगा में काम करते हैं, वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अधिक पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनका क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है, चूँकि पढ़े लिखे नहीं है, तो डॉक्यूमेंट में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है ये बहुत अधिक एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और उन्हें इतना याद भी नहीं रहता है। सपोज उनके आधार कार्ड में उनका नाम बुद्धिमान लिखा हुआ है, और उनके जॉब कार्ड में उसका नाम बुद्धन लिख दिया गया है, और उसके बैंक अकाउंट में उसका नाम बुद्धदेव लिखा हुआ है। तो इस तरह से 3 नाम हैं। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया है और इस तरह के प्रॉब्लम हर दिन आते थे, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और ये रियल एग्जांपल है, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, बुद्धन, बुद्धदेव और बुद्धिमान। और 3 कार्ड हैं, तीनों में बेचारे को दौड़ाया जा रहा है। ये बोल रहा है तुम जाओ कोर्ट से एफिडेविट करके लाओ, ये बोल रहा है तुम जाओ नोटरी से एफिडेविट करके लाओ, ये बोल रहा है तुम जाओ किसी स्कूल में से अपना कोई प्रमाण पत्र बना के लेके चले आओ, स्कूल टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना कर लेके चले आओ। तो वो बेचारा दौड़ रहा है, काम उसका कहीं भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे 12.7% है। देखो, 25 करोड़ का 10% बात करें तो वो हो जाएगा 2.5 करोड़। कितने देशों की पॉपुलेशन नहीं होती है इतनी, जितना यहाँ पर इतने लोग परेशान हुए पड़े हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखो, डिलीशंस एंड प्रेशर्स ऑन स्टेट्स भी बहुत अधिक है। स्टेट्स को कहा गया था कि आप 100% एबीपीएस एलिजिबल जॉब कार्ड्स बनाइए जल्द से जल्द। तो स्टेट्स ने क्या किया कि जो जरा सा भी इनएलिजिबल थे, जिनका नाम नहीं आ रहा था ठीक से, जिनका नाम मैच नहीं हो रहा था, वो चाहे जेन्युइन भी लोग क्यों ना था, उनके जॉब कार्ड को ही डिलीट कर दिया गया।
ताकि 100% जो बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो 100% टारगेट को मीट किया जा सके। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट था उसने क्या किया कि कई सारे जॉब कार्ड ही डिलीट कर दिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। देखो प्रॉब्लम था कि उसका कुछ नेम डिफरेंट है, कुछ कुछ इशू है उसमें, तो वो तो बायोमेट्रिक से बहुत अच्छे से ठीक हो सकता था। देखो एक आदमी का नाम अगर आधार कार्ड पर बुद्धदेव लिखाना था, लेकिन अगर बुद्धन लिखा गया है तो आधार कार्ड तो ठीक हो सकता है। एक बार बुद्धन की जगह बुद्धदेव लिखा जाए तो फिर बैंक अकाउंट में कैसे ठीक होगा? अरे भाई बैंक अकाउंट में बायोमेट्रिक्स लगा दो ना, आधार से लिंक किया हुआ। आधार में जो कुछ भी है वहाँ अंगूठा लगाएगा, 1 मिनट में बैंक का भी डिटेल सारा ठीक हो जाएगा। और वही बायोमेट्रिक्स को लेके चले आओ यहाँ, जो जॉब कार्ड है वहाँ लेके चले आओ तो जॉब कार्ड भी ठीक हो जाएगा। कितना सिंपल है, एक दिन भी नहीं लगेगा ये होने में। लेकिन ये नहीं करेंगे, सीधे क्या करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया है कि जॉब कार्ड ही डिलीट कर दिया गया है। कहा जाता है कि 7.6 करोड़ वर्कर्स के जॉब कार्ड को डिलीट किया गया है पिछले 21 महीनों में, ताकि 100% एबीपीएस एलिजिबल जॉब कार्ड्स बनाए जा सकें। अब 100% करने के लिए या तो ये उपाय था कि ये 7.6 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड को ठीक किया जाता। ऑब्वियसली आधार कार्ड है तो उनका कुछ ना कुछ बायोमेट्रिक्स तो एग्जिस्ट करता ही होगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि बिना बायोमेट्रिक्स का ही आधार कार्ड बन गया होगा। तो अगर ऐसे 7.6 करोड़ वर्कर का डिलीट हुआ है तो सारे के सारे फर्जरी तो नहीं होंगे, कुछ इसमें तो बेहतर भी रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न इतना बड़ा है कि बता नहीं सकते, क्योंकि 7.6 करोड़ लोगों का, देखो जो हर तरफ से बेरोजगार होते हैं वो आते हैं नरेगा में काम करने के लिए, और अगर उन्हें भी 7.6 करोड़ की संख्या में निकाल दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है कंट्री के लिए। एबीपीएस मैकेनिज्म एंड गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो 12 डिजिट आधार नंबर सबको पता है कि होता है। जब ये लिंक किया जाएगा जॉब कार्ड से, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट से, और तब वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डाटाबेस से कनेक्ट होगा और इस तरह से पेमेंट आएगा। तो किसी भी तरह का लीक नहीं आएगा। इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स एंड रिड्यूस रिजेक्शंस, इस तरह के हमारे पास सिचुएशन आ पाएंगे। तो कंक्लूजन के फॉर्म में हमें क्या मिलता है? तो कंक्लूजन में देखो, यहाँ तो खैर कुछ और ही मैंने लिख दिया है। कंक्लूजन में यही आता है कि गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डिलीशन ना हो। जो भी लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम है, हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लगाकर, हर जगह आधार का हेल्प ले करके हर जगह के डाटाबेस को ठीक किया जाए। और अगर व्यक्ति जेन्युइन है, उसके रेटिना और फिंगरप्रिंट से वो व्यक्ति सच में जेन्युइन है, तो उसको ठीक से एबीपीएस के अंडर लाया जाए और जल्द से जल्द उनको आधार के द्वारा ये जो डीबीटी हो रहा है ना, ये जल्द से जल्द उनको बेनिफिट दिया जाए। बस बेनिफिट देने में कोई पीछे ना छूट जाए, बिना मतलब का किसी का नाम ना डिलीट हो जाए, इस बात का ध्यान सिर्फ गवर्नमेंट रखे। बाकी ये स्टेप तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से एक न्यू ड्राफ्ट बिल लाया गया है जिसे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 नाम दिया गया है। इसका पर्पज है टू रिप्लेस द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट। और इसमें देखो टेलीविज़न डिजिटल मीडिया जैसे कि यूट्यूब या फिर और भी डिजिटल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है। इन सबको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डाला गया है। ओके, सिग्नलिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल ऑफ द रेगुलेटरी लैंडस्केप। तो इस तरह से ये एक नया बिल लाया गया है। अगर ये एक्ट बन जाता है तो बहुत कुछ नया देखने को हमें मिल सकता है। द ड्राफ्ट बिल एक्सपेंड्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इनकम्पासेस अ वाइड स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम conventional television services to emerging technologies like OTT platforms and digital content। नीड क्या है रेगुलेशन का? तो गवर्नमेंट की ओर से ये कहा जा रहा है कि इट इज़ इसेंशियल टू इन्हेंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड दिस क्लेम इज मेड बाय द गवर्नमेंट दैट इस एक्ट के आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। और गवर्नमेंट जो भी ब्रॉडकास्टिंग कोड्स ला रही है उससे कंप्लायंस इंश्योर करते हुए ही कोई प्रोग्राम लाया जाएगा, कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि कुछ भी वल्गैरिटी नहीं आएगी। इसके अलावा स्क्रूटनी की भी या सेंसरशिप की भी बहुत सारी प्रोविजंस किए गए हैं। और उसमें एक जो टर्म है ऑब्शीन एंड वल्गर, उसको लेकर के भी थोड़ा सा कंसर्न है लोगों में, बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी तरह का सेंसरशिप तो नहीं है। तो ये भी अपने आप में कंसर्निंग टॉपिक है इसको लेकर के। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये बिल में है क्या क्या। तो इंटीमेशन एंड ऑफ ऑपरेशंस,
जो भी ब्रॉडकास्टर होंगे उन्हें इंटीमेट करना होगा खुद को गवर्नमेंट के पास, यानी कि रजिस्टर करना होगा, और उस वो अपने रजिस्ट्रेशन के ही बेसिस पर कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग टर्मिनोलॉजीज इसमें दिए गए हैं इस बिल में। यानी कि पहले जो एक्ट था, केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन नहीं किया गया था, जिसे कि इस बिल में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, ताकि किसी पर भी लीगल एक्शन लेने में किसी भी तरह की एम्बिग्विटी ना आए। कंटेंट क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, तो जो भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे ब्रॉडकास्टर के द्वारा, तो ब्रॉडकास्टर को पहले ही क्लासीफाई करना पड़ेगा कि उनका कंटेंट किस पर बेस्ड है, और बहुत सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा। प्रोमिनेंटली डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन टू इनेबल इन्फॉर्म्ड व्यूइंग डिसीजंस, तो उनको अपना जो भी क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है, किसे देखना है किसे नहीं देखना है, वो क्लियर होना चाहिए, और देखने वालों के हाथों में ये फुल डिसीजन होना चाहिए कि उसे ये देखना है या नहीं देखना है। आप समझ रहे होंगे कि एज बेस्ड ऐसा कुछ होता है। Accessibility guidelines are introduced for persons with disabilities, emphasizing measures like audio descriptions, sign language translations and subtitles। ये सारी प्रोविजंस की गई हैं। सेल्फ रेगुलेशन की बात इसमें की गई है कि जो भी ब्रॉडकास्टर्स है या फिर नेटवर्क ऑपरेटर्स है, तो उनको खुद के कंपनी के भीतर, ठीक है, अपने एंटिटी के भीतर ही एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी भी इस्टेब्लिश करना होगा, और एक 3 टायर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर उसको अपने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के अंडर ही उसको खुद से इस्टेब्लिश करके रखना है। प्रोविज़न फॉर इंस्पेक्शन एंड सीजर, गवर्नमेंट के पास ये प्रोविज़न भी रहेगा कि वो कभी भी ब्रॉडकास्टिंग जो एंटिटी है उसके प्लेस पर जाकर इंस्पेक्शन कर सके, या फिर वहाँ कुछ भी गलत कुछ पाए जाने पर वहाँ सब कुछ सीजर किया जा सके। तो इस तरह का प्रोविज़न भी गवर्नमेंट के लिए किया गया है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस भी रखा गया है, जो अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कोई पब्लिश करता है, तो उसे एपोलॉजी या फिर ऑफ एयर पीरियड्स, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तक की बात है। इवन उसको बहुत बड़ा बड़ा पेनल्टी का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है, इवन इम्प्रिजनमेंट की भी बात इसमें की गई है। सो इस तरह की बातें हैं। ब्रॉडकास्टर क्या है, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स क्या है, तो उसको लेकर के कुछ डेफिनेशंस है। ब्रॉडकास्टर्स आर persons who provide programming services and has been provided a registration for uplinking or downlinking of programs. Broadcasting networks, a system used for the transmission of programs including cable broadcasting networks, satellite broadcasting networks। तो इस तरह से जो भी डेफिनेशन थे उस बिल में वो आपके सामने यहाँ कुछ लाए गए हैं। सो दिस वाज द टॉपिक। जब ये एक्ट बनकर आता है तो फिर ये और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, तो हम इसे फिर से एक बार देखेंगे। रिसेंटली कुछ इंटरनेशनल और ज्योग्राफिकल इवेंट्स के कारण ग्लोबल ट्रेड में कुछ डिसरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि रेड सी में एक केमिकल टैंकर MV सेम प्लूटो के ऊपर एक अटैक हुआ था, जो ड्रोन अटैक था। ऑफ कोर्स ये एक टेररिस्ट अटैक था। तो उसके बाद ये एरिया जो है थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूटेड हो गया है, ट्रेड में कुछ डिसरप्शन आया है। इसके अलावा पनामा कैनल्स की बात करें तो पनामा कैनल्स में भी एक ड्रॉट का फेज अभी आ गया है। ओके, तो उस ड्रॉट के फेज के कारण भी यहाँ पर ट्रेड रूट में कुछ डिसरप्शन आ गया है। तो वही हम देखेंगे इस टॉपिक में कि ये क्या टोटल क्या मैटर है इसमें। तो केमिकल टैंकर MV सेम प्लूटो was struck by a drone attack approximately 200 nautical miles of गुजरात कोस्ट। ये शिप सऊदी अरेबिया के अल जुबैल से क्रूड लेकर चला था और इंडिया के न्यू मैंगलोर पहुंचने वाला था कि गुजरात से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर इसके ऊपर एक ड्रोन से अटैक हो जाता है। और ये जो शिप है ये जापानीज ओन्ड था, नेदरलैंड से ऑपरेट होता था, और ये केमिकल टैंकर था। पता नहीं इसमें इजराइल का कहाँ से उसे ऐसा माना जाता है कि यमन गवर्नमेंट से जो लड़ने वाला होथी रेबल्स है उसी ने इस पर अटैक किया है। तो होथी रेबल्स ने ऐसा पहले से ही अनाउंस किया था कि हम इजराइल के किसी भी सपोर्टर पर अटैक करेंगे। तो पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया इज़ द सपोर्टर ऑफ इजराइल। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। यूएनओ में तो हमने सबसे पहले बढ़ चढ़कर इजराइल को वहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया था उसके एक्शन को लेकर के, जो भी वो गाज़ा में कर रहा है। तो हमारा तो देखो एकदम न्यूट्रल स्टांस रहता है इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी हौथी रिबेल्स ने ऐसा अटैक किया है, और ऐसा अटैक होने से हमारे ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कंसर्न्स क्या है, तो ऑयल इम्पोर्टर्स जो हैं, इंडिया के ऑयल इम्पोर्टर्स, वो थोड़ा बहुत इस रोड से अब स्किप करेंगे। वो अब केप ऑफ गुड होप होकर के आना जाना शुरू करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, तेल के दाम में अब थोड़ा सा इंक्रीज आएगा इंडिया के भीतर। और
हमारा जो एक्सपोर्ट है बासमती का या फिर टी का, तो वो भी अब थोड़ा कम हो जाएगा, तो जिसके कारण कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा कुछ नुकसान होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उसके प्राइसेस में इंक्रीज आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारे बाहर से आते हैं। तो जैसे ही वो बाहर से आते हैं, अगर वो रेड सी होकर के नहीं आकर के केप ऑफ गुड होप होते हुए आएगा, तो ऑब्वियसली उसका दाम बढ़ जाएगा। तो 10 से 20% इंक्रीज देखा जा सकता है कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। इसके अलावा ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोलियम फ्लोज में भी बहुत ही बड़ा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी शिपिंग कंपनीज है वो रेड सी के रोड को अवॉइड कर रही है। अब रेड सी होकर के आना नहीं चाहती है, रेड सी के अलावा दूसरे रोड से आती है। उसे क्या दिक्कत है, वो रोड बदलेगा, रोड का अपना चार्ज लेगा, जो भी उसका जर्नी होगा उसका वो चार्ज लेगा। वो रिस्क क्यों लेगा किसी भी तरह का? तो इसमें क्या होगा, जो कस्टमर है उसके पॉकेट पर सबसे अधिक असर पड़ता है। तो इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया रिमेन अनइफेक्टेड। और ये सारी बातों में इंडिया और रशिया जो एवरग्रीन फ्रेंड्स हैं आपस में, इनके दोस्ती का एक मिसाल है। ये पूरी दुनिया में सब कुछ चल रहा है, लेकिन रशिया से जो हमारा ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अभी भी चल रहा है। तो इंडियाज रिलायंस ऑन रशियन ऑयल परसिव्ड एज ईरान से लाए हैज़ रिमेंड स्टेबल अमिड द कन्फ्लिक्ट इन द रेड सी। वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब पनामा कैनाल की बात भी कर लेते हैं। तो पनामा कैनाल में अभी ड्रॉट पड़ा हुआ है। ये ड्रॉट क्यों पड़ा है? तो एक आपको पता होना चाहिए, एल नीनो ला नीना। तो ये एल नीनो ला नीना ऑसिलेशन होता रहता है। तो बेसिकली आपको इसमें यही जानना है, ज्योग्राफी जब हम करेंगे तो अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको यही जानना है कि जो ला नीना एयर होता है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया या साउथ चाइना सी का पूरा ये जो एरिया है, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब कंट्री में बहुत ज़्यादा हीट आ जाता है और यहीं पर रेन भी बहुत अधिक होता है और हीट वेव्स भी यहीं आ जाते हैं अधिक से अधिक। और ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, बेसिकली साउथ अमेरिका, ये पनामा कैनल का जो एरिया है, ये एरिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड करेंट्स होता है। ये एरिया कोल्ड हो जाता है, ठंड हो जाता है यहाँ पर। तो ये होता है ला नीना। और इसी का अपोजिट होता है एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है कि हीट वेव्स यहाँ बहुत अधिक डेवलप होने लगते हैं। ये जो पनामा कैनाल है या फिर अमेरिकाज है, यहाँ बहुत अधिक हीट वेव्स होते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया या साउथ चाइना सी, इन सब रीजन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट, यहाँ पर कोल्डर वेदर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बहुत अधिक हीट होने के कारण क्या होता है कि सी में थोड़ा सा ड्राउट देखने को मिलते हैं, सी लेवल डाउन जाने लगता है। तो ये अपने आप में एक नेचुरल फैक्ट है, नेचुरल फिनोमेना है, ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। तो उसके कारण यहाँ ड्रॉट आ गया है। तो पनामा कैनल जहाँ समझ लो कि ये इतना ज़्यादा चौड़ा था, पूरे पानी से लबालब रहता था, तो एक साथ 10 शिप इससे होकर गुजर सकता था। लेकिन ये सूख जाने के कारण अच्छा खासा लैंड सरफेस हो गया है, बीच में थोड़ा दूर ही बच गया है, इतना दूर लैंड आ गया है, बीच में इतना ही दूर में पानी है। तो जहाँ 10 शिप एक साथ जा सकते थे, अब मात्र 5 शिप एक साथ जा पाएंगे। तो 50% से डिक्रीज कर गया है यहाँ पर जो भी शिपिंग जर्नी जो हो रहा था, ये 50% से डिक्रीज कर गया है। ये सब हो रहा है एल नीनो क्लाइमेट पैटर्न के कारण। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इम्पैक्ट की बात करें तो ये क्या करेगा कि एशिया टू द यूएस का जो पूरा ट्रैवलिंग है इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अगर सुएज कनाल से ऑप्ट करते हैं कोई भी ट्रेडर जाने को, तो 6 डेज एक्स्ट्रा यहाँ पर लगेगा एज कम्पेयर टू द पनामा कैनल राउट। और Bab el Mandab Strait that leads to the Suez Canal in the Red Sea region connects Asia to Europe. The 100-year-old Panama Canal connects Atlantic and Pacific Oceans. तो ये दोनों रूट दुनिया में सबसे अधिक बिजिएस्ट रूट में माने जाते हैं। इसके अलावा देखो सिग्निफिकेंस क्या है, जो मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑब्वियसली मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनराइवल्ड वॉल्यूम एंड वैल्यू कैरियर है। देखो इसको ऐसे समझो कि जो भी ट्रेड होता है ना, उसमें जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें 70 to 80% जो वैल्यू होता है, 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड ओवर 70% बाय वैल्यू, ये शिप होते हुए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फार सरपासिंग अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज पर द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशंस को भी देखें तो शिप ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, जो प्लेन है वहाँ से कुछ ज़्यादा ही एमिशन होता है। हालांकि शिपिंग में भी 3% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कंट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ रिलेटिवली मोर फ्यूल एफिशिएंट दैट इमिट्स लेस
पर टन ऑफ कार्गो ट्रांसपोर्टेड कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर बाय रोड भी आप कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ जितना जो फ्यूल कंजम्पशन होता है, वहाँ जितना स्मोक आता है बाहर, स्मोक का इजेक्शन होता है, उससे बहुत कम होता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में। आरबीआई के एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के ग्रॉस एनपीए में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्च एंड 2023 में ये 3.9% हुआ करता था, जो घटकर सितंबर 2023 में 3.2% हो गया। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट दिस हैपेंड। सो आरबीआई के डाटा का एक यहाँ आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। ये ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक्स, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस यहाँ आपको दिखाया गया है। ये 2011 से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 से यहाँ डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, और 2023 में तो यहाँ बहुत ही प्लीजेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। अब नाउ सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो, किसी भी बैंक के लिए अगर हम देखें तो बैंक के पास दो चीज़ें होती है, एक होता है उसके पास डिपॉजिट, और दूसरा होता है उसके द्वारा दिया गया लोन। आपको अगर ऐसा लगता है कि डिपॉजिट उसके लिए एसेट है, तो ऐसा नहीं है। डिपॉजिट उसके लिए एसेट नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट के अगेंस्ट तो उसे उल्टे ब्याज पे करने हैं, ठीक है, उसे तो उल्टा ब्याज ही देना है। लेकिन लोन पर उसे क्या होने वाला है, लोन पर बैंक कमाएगा ब्याज लेकर, तो उसका एक्चुअल एसेट क्या है, लोन है। तो लोन किसी भी बैंक का एसेट होता है। एसेट मतलब होता है संपत्ति। तो जैसे हमारा संपत्ति, हमारा ये चैनल है जहाँ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उसी तरह से बैंक का एसेट होता है उसका लोन, जो लोन उसने दिए हैं, क्योंकि उसी लोन से उसे कुछ इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। और कोई भी ऐसा लोन हो जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाए, तो माना जाता है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिस लोन पर उसे ब्याज आ रहे हैं, इसका मतलब वो परफॉर्मिंग एसेट है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो कुछ करके दिखा रहा है, वो कुछ कमा के दे रहा है। लेकिन जो लोन से इंटरेस्ट आना बंद हो जाए, दैट मीन्स वो कुछ कमा के नहीं दे रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, वो नालायक लोन हो गया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कोई भी बैंक अपने एनपीओ को कैसे क्लासिफाई करता है, तो बैंक ऐसा तय करके रखता है कि ऐसा कोई भी लोन पेमेंट जिसके लिए उसे 90 दिनों से अधिक तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो माना जाता है कि वो एनपीए हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया अब। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि 90 दिनों से अधिक उसमें अगर उसे इंटरेस्ट नहीं मिला है किसी भी लोन के ऊपर, तो वो लोन क्या हो जाता है, तो वो लोन नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हो जाता है। एग्रीकल्चर के केस में ये टू क्रॉपिंग सीजन्स होता है। तो दो क्रॉपिंग सीजन तक अगर किसी ने एग्रीकल्चर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, तो माना जाएगा कि वो एग्रीकल्चरल लोन भी एनपीए हो गया है। फिर एनपीए को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सब स्टैंडर्ड एसेट, अगर कोई एनपीए डिक्लेयर हो गया यानी कि 90 दिन तक वहाँ ब्याज नहीं मिला, लेकिन यही स्थिति 12 महीनों तक लगातार रह गई, तो फिर माना जाता है कि वो एनपीए अब क्या हो गया है, सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया है। उसके बाद फिर होता है डाउटफुल एसेट। अगर कोई ऐसा एसेट है जो देखो 12 महीने तक एनपीए रहा, तो वो सब स्टैंडर्ड हो गया। फिर 12 महीने तक अगर सब स्टैंडर्ड रहा, तो वो डाउटफुल एसेट हो गया। और एक पॉइंट आएगा कि ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी एसेट है वो अनकलेक्टेबल है, वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो लोन रिकवर किया ही नहीं जा सकता है, और देर इज लिटिल और नो होप ऑफ रिकवरी, तो माना जाता है कि वो अब लॉस एसेट हो गया है। तो जीएनपीए और नेट एनपीए क्या है, तो जीएनपीए यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनपीएज विदाउट डिडक्टिंग द प्रोविजनल अमाउंट। यानी कि प्रोविजनल अमाउंट का मतलब होता है जो बैंक के द्वारा जो खर्च होता है ना किसी भी लोन को रिकवर करने में, जो भी बैंक के द्वारा खर्च होता है उसी को प्रोविजनल अमाउंट कहा जाता है। कभी कभी बैंक लॉलीपॉप देती है कि देखो ठीक है, मैं तुम्हें इतना रुपए माफ़ कर देता हूँ, मैं तुम्हें उतना रुपए, कुछ कुछ माफ़ करने की बात होती है। तो वो जो कुछ भी खर्च करता है ना बैंक अपने तरफ से, ताकि कुछ ना कुछ तो वसूल हो जाए, तो उसी को कहा जाता है प्रोविजनल अमाउंट। तो प्रोविजनल अमाउंट को हटाकर बात करें तो उसे कहा जाता है ग्रॉस एनपीए, और प्रोविजनल अमाउंट को माइनस करके जब एनपीए निकाला जाता है तो वो होता है नेट एनपीए। नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोविजंस टू डील विद एनपीएज इन इंडिया। तो सबसे पहले है आरडीबी एक्ट 1993, रिकवरी एंड डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स में आपको ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया था।
तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स एंड डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी आपको बताया था, जिनके पास हाई कोर्ट का पावर होता है और ये क्विकली एडजुडिकेशन करते हैं और रिकवर कर देते हैं सारे डेट का जो बैंक ओ करता है एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ओ करता है। देखो, सीधी सी बात होती है, अगर कोई देने लायक है और वो मना करने लगे कि नहीं मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा, बैंक को लोन दोबारा नहीं पे करूँगा, इन दैट सिचुएशन इस तरह का एक्शन ये ट्राइब्यूनल्स के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद है एक 2002 में लाया गया था ये एक्ट, सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये इम्पावर करता है बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू टेक पोजेशन एंड सेल सिक्योर्ड एसेट्स बाय ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर्स विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। अगर किसी ने लोन लिया, लोन लेकर एक बड़ा सा मकान बना लिया है और ये क्लियर है लोन में कि उसने मकान बनाया या फिर वो मकान उस व्यक्ति का ही है जिसने वो लोन लिया था, तो बैंक को ये पावर है, बैंक को ये डायरेक्ट पावर दिया गया है कि बिना आप किसी कोर्ट इंटरवेंशन के आप उस डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर का, यानी कि ऐसा बोरोवर जो इसके पास लोन चुकाने की क्षमता है लेकिन वो सीधे-सीधे मना कर रहा है, उसे कहा जाता है डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर। तो डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर के संपत्ति पर आप डायरेक्ट कब्जा कीजिए, पोजेसन कीजिए, उसे बेचिए, अपना लोन रिकवर कीजिए। ये पावर आपको डायरेक्ट इस सरफेसी एक्ट से बैंक को मिल जाता है। ओके, तो बैंक अपना कोई भी एनपीए रिकवर कर सकता है। और तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2016 में लाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये एक फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड करता है फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स। मान लो कि किसी ए व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है और लोन लेकर उसने एक कंपनी शुरू किया अपना, तो कंपनी में बहुत सारी बातें होती है। ज़मीन सबसे पहले तो लैंड लिया होगा, फिर उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाया होगा, फिर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे एसेट्स उसने लगाए होंगे, हर चीज़ का एक कीमत होता है। अब मान लो कंपनी नहीं चला, तो उसने तो मेहनत किया था बेचारा, तो फिर अब क्या होगा? तो अब ये जो आईबीसी कोड है 2016 का, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चालू होगा और इसके सारे एसेट्स की गिनती की जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि लोन कितने का लिया था। सपोज 10 करोड़ का लोन लिया था, ये पूरा एसेट टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, तो 8 करोड़ हो रहा है। तो बैंक को बोला जाएगा कि 1 करोड़ थोड़ा सा आप यहाँ पर बर्दाश्त कीजिए, और ये भी कहीं से 1 करोड़ का लोन और इकट्ठा करेगा, तो फिर ये बैंक को पे आउट कर देगा और ये जो लोन लिया था ए, वो फ्री हो जाएगा और फिर उसे कुछ भी नहीं सोचना है, अब फिर वो नया बिजनेस करेगा। तो ये एक छोटा सा मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड 2016 क्या है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहले है राइट ऑफ्स। राइट ऑफ का क्या मतलब है? देखो, कोई बैंक में कोई लोन अगर एनपीए हो चुका है एंड इट इज़ अनलाइकली टू बी रिकवर्ड, अब उसके रिकवरी होने की कोई चांस नहीं है, तो बैंक अपने बैंक बुक से उसे रिमूव कर देता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो बोरोवर है उसे नहीं चुकाना है। दिस एक्शन डज नॉट एब्जॉल्व द बोरोवर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू रीपे बट एक्नॉलेजेज द अनलाइकलीहुड ऑफ रिकवरी। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है बोरोवर की तरफ से, बोरोवर इसमें खुश नहीं हो सकता है। और अपग्रेड्स क्या होता है? देखो, मैंने अभी तुरंत बताया कि जो एनपीए होता है उसे सब कैटेगराइज्ड किया गया है, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट। तो मान लो कि कोई एनपीए डाउटफुल एसेट के कैटेगरी में जा चुका है, लेकिन उसके बाद जो बोरोवर है वो आता है और वो बोलता है कि चलिए जितने ईएमआई थे उतने ईएमआई तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसके इंटरेस्ट मैं अभी पे कर दूंगा। तो अगर वो उसके इंटरेस्ट पे कर देता है ना, तो वहाँ क्या होता है कि उसका अपग्रेडेशन होता है, यानी कि वो जो उसका लोन, जो उसका जो भी एसेट था उसके रिगार्डिंग, वो डाउटफुल हो चुका था, तो उसे अब सब स्टैंडर्ड एसेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपग्रेडेशन होता है। अगर कोई वहाँ पर आकर बात करे, जो इंटरेस्ट है वो पे करे, तो ऐसा होता है। और रिकवरी नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई भी ऐसा एनपीए है जो बाद में उसका कुछ हद तक भी रिकवरी करके उसे सेटल किया जाए, तो दोज आर टर्म्ड एज रिकवरीज। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करंट अफेयर्स में जितना बन पड़ता है। देखो, इकोनॉमी के डिटेल्ड सेशन में तो खैर बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ मेरी कुछ लिमिटेशंस है, दैट्स वाई मुझे थोड़ा फास्ट भी चलना पड़ता है, कुछ फंबल भी होते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक। सबसे बड़ा इशू जो इसमें आ रहा है वो है इन एलिजिबिलिटी का इशू। ये जो एबीपीएस सिस्टम है, ये तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड और उसका बैंक अकाउंट
तीनों का डिटेल आपस में सेम हो और तीनों को लिंक कर दिया जाए आपस में एक दूसरे से, तो ही उसका ये एबीपीएस सिस्टम स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन अगर आप इनएलिजिबिलिटी स्टेटस को देखें, स्टैटिस्टिक्स को देखें, जो कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के एक डाटा से मिलता है, तो वहाँ ये पता चलता है कि एज ऑफ दिसंबर 27, 34.8% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स रिमेन इन एलिजिबल फॉर एबीपीएस। तो ये टोटल जॉब कार्ड होल्डर्स की बात हो रही है। उसमें से अगर एक्टिव की बात करें, एक्टिव उसे कहा जाता है जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कम से कम एक दिन भी अगर मनरेगा के अंतर्गत काम किया है कहीं पर भी, तो उसे एक्टिव कहा जाता है। तो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स में से भी देखिएगा तो 25 करोड़ ऐसे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, एक्टिव हैं। उसमें से 12.7 करोड़ ऐसे हैं जो कि स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर एबीपीएस। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ जिम्मेदार होता है। इसमें से जो अधिकांश लोग होते हैं जो मनरेगा में काम करते हैं, वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अधिक पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनका क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है, चूँकि पढ़े लिखे नहीं है तो डॉक्यूमेंट में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है ये बहुत अधिक एक्सेस नहीं कर पाते हैं और उन्हें इतना याद भी नहीं रहता है। सपोज उनके आधार कार्ड में उनका नाम बुद्धिमान लिखा हुआ है और उनके जॉब कार्ड में उसका नाम बुद्धन लिख दिया गया है और उसके बैंक अकाउंट में उसका नाम बुद्धदेव लिखा हुआ है। तो इस तरह से 3 नाम हैं। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया है और इस तरह के प्रॉब्लम हर दिन आते थे, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और ये रियल एग्जांपल है, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, बुद्धन, बुद्धदेव और बुद्धिमान। और 3 कार्ड हैं, तीनों में बेचारे को दौड़ाया जा रहा है। ये बोल रहा है तुम जाओ कोर्ट से एफिडेविट करके लाओ, ये बोल रहा है तुम जाओ नोटरी से एफिडेविट करके लाओ, ये बोल रहा है तुम जाओ किसी स्कूल में से अपना कोई प्रमाण पत्र बना के लेके चले आओ, स्कूल टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना कर लेके चले आओ। तो वो बेचारा दौड़ रहा है, काम उसका कहीं भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे 12.7% है। देखो 25 करोड़ का 10% बात करें तो वो हो जाएगा 2.5 करोड़। कितने देशों की पॉपुलेशन नहीं होती है इतनी, जितना यहाँ पर इतने लोग परेशान हुए पड़े हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखो डिलीशंस एंड प्रेशर्स ऑन स्टेट्स भी बहुत अधिक है। स्टेट्स को कहा गया था कि आप 100% एबीपीएस एलिजिबल जॉब कार्ड्स बनाइए जल्द से जल्द। तो स्टेट्स ने क्या किया कि जो जरा सा भी इनएलिजिबल थे, जिनका नाम नहीं आ रहा था ठीक से, जिनका नाम मैच नहीं हो रहा था, वो चाहे जेन्युइन भी लोग क्यों ना था, उनके जॉब कार्ड को ही डिलीट कर दिया गया, ताकि 100% जो बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो 100% टारगेट को मीट किया जा सके। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट था उसने क्या किया कि कई सारे जॉब कार्ड ही डिलीट कर दिए। तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। देखो प्रॉब्लम था कि उसका कुछ नेम डिफरेंट है, कुछ कुछ इशू है उसमें, तो वो तो बायोमेट्रिक से बहुत अच्छे से ठीक हो सकता था। देखो एक आदमी का नाम अगर आधार कार्ड पर बुद्धदेव लिखाना था, लेकिन अगर बुद्धन लिखा गया है तो आधार कार्ड तो ठीक हो सकता है। एक बार बुद्धन की जगह बुद्धदेव लिखा जाए तो फिर बैंक अकाउंट में कैसे ठीक होगा? अरे भाई बैंक अकाउंट में बायोमेट्रिक्स लगा दो ना, आधार से लिंक किया हुआ। आधार में जो कुछ भी है वहाँ अंगूठा लगाएगा, 1 मिनट में बैंक का भी डिटेल सारा ठीक हो जाएगा। और वही बायोमेट्रिक्स को लेके चले आओ यहाँ, जो जॉब कार्ड है वहाँ लेके चले आओ तो जॉब कार्ड भी ठीक हो जाएगा। कितना सिंपल है, एक दिन भी नहीं लगेगा ये होने में। लेकिन ये नहीं करेंगे, सीधे क्या करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया है कि जॉब कार्ड ही डिलीट कर दिया गया है। कहा जाता है कि 7.6 करोड़ वर्कर्स के जॉब कार्ड को डिलीट किया गया है पिछले 21 महीनों में, ताकि 100% एबीपीएस एलिजिबल जॉब कार्ड्स बनाए जा सकें। अब 100% करने के लिए या तो ये उपाय था कि ये 7.6 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड को ठीक किया जाता। ऑब्वियसली आधार कार्ड है तो उनका कुछ ना कुछ बायोमेट्रिक्स तो एग्जिस्ट करता ही होगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि बिना बायोमेट्रिक्स का ही आधार कार्ड बन गया होगा। तो अगर ऐसे 7.6 करोड़ वर्कर का डिलीट हुआ है तो सारे के सारे फर्जरी तो नहीं होंगे, कुछ इसमें तो बेहतर भी रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न इतना बड़ा है कि बता नहीं सकते, क्योंकि 7.6 करोड़ लोगों का, देखो जो हर तरफ से बेरोजगार होते हैं वो आते हैं नरेगा में काम करने के लिए, और अगर उन्हें भी 7.6 करोड़ की संख्या में निकाल दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है कंट्री के लिए। एबीपीएस मैकेनिज्म एंड गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो 12 डिजिट आधार नंबर सबको पता है कि होता है। जब ये लिंक किया जाएगा जॉब कार्ड से, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट से, और तब वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डाटाबेस से कनेक्ट होगा और इस तरह से पेमेंट आएगा। तो किसी भी तरह का लीक नहीं आएगा। इंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स एंड रिड्यूस रिजेक्शंस, इस तरह के हमारे पास सिचुएशन आ पाएंगे।
तो कंक्लूजन के फॉर्म में हमें क्या मिलता है? तो कंक्लूजन में देखो, यहाँ तो खैर कुछ और ही मैंने लिख दिया है। कंक्लूजन में यही आता है कि गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डिलीशन ना हो। जो भी लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम है, हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लगाकर, हर जगह आधार का हेल्प ले करके हर जगह के डाटाबेस को ठीक किया जाए। और अगर व्यक्ति जेन्युइन है, उसके रेटिना और फिंगरप्रिंट से वो व्यक्ति सच में जेन्युइन है, तो उसको ठीक से एबीपीएस के अंडर लाया जाए और जल्द से जल्द उनको आधार के द्वारा ये जो डीबीटी हो रहा है ना, ये जल्द से जल्द उनको बेनिफिट दिया जाए। बस बेनिफिट देने में कोई पीछे ना छूट जाए, बिना मतलब का किसी का नाम ना डिलीट हो जाए, इस बात का ध्यान सिर्फ गवर्नमेंट रखे। बाकी ये स्टेप तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर मूविंग आई वांट टू से यू समथिंग दैट आपका किसी भी तरह का इंटरेक्शन, चाहे आप लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करें, इट प्रोवाइड्स अस इनॉर्मस एनर्जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।